हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हिड्रेटिनिटिस सुपरएटिवा होता क्या है। तो इसका एक तो हमें बात पता होगा, इसका दूसरा नाम एक्नी इन्वर्सस के नाम से भी इसको कहा जाता है कि बेसिकली उल्टी एक्नी। ठीक है, तो अब हम इसके थोड़े से पिक्चर्स वगैरह देख लेते हैं ताकि हम जब इसके बारे में पढ़ें तो हमें थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, और हम देखेंगे एरियाज़ क्या क्या अफेक्टेड हैं कि अंडर आर्म अफेक्टेड है, बटॉक के दरमियान वाला एरिया है, और यूजली ग्रॉइन वाला एरिया भी होता है। ग्रॉइन होती है कि मतलब आपके इधर से वाला एरिया ना। तो हम देखते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन क्या क्या है कि जैसे इधर इसके ये तो काफ़ी काम ख़राब हुआ हुआ है, तो अंदर खड्डे भी बने हुए हैं। इस वाले के इसके भी ये फुल अंदर खड्डे बने हुए हैं, और ये एब्सेस बना हुआ है कि मतलब एक बड़ा सा दाना है जो पस से भरा हुआ है, और ये छोटे छोटे नोड्यूल बने हुए हैं, यानी छोटे छोटे पिंपल टाइप दाने टाइप स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या मतलब तीन इसका हो सकता है कि एक तो इस तरह आपको खाली छोटे से दाने नज़र आए, एक हो सकता है कि वही दाने जब इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो वो बड़ा होकर एब्सेस बन जाता है, और ऐसे भी हो सकता है कि बहुत देर के लिए अनट्रीटेड डिजीज़ रह जाए या बहुत ही देर से चल रहा हो, तो इस तरह के अंदर खड्डे बन जाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसकी पिक्चर्स वगैरह देख लें। अब हम देखते हैं कि ये डिज़ीज़ होता क्यों है। अब डिज़ीज़ को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा ये नॉर्मल हेयर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये पूरा हमारा ये हेयर फॉलिकल है, यानी हमारा एक बाल है, और ये स्किन इस तरह ना कटी हुई है, और ये हमारी सारी स्किन की लेयर्स हैं जो पिंकिश पिंकिश हैं, और ये पूरा बाल इस तरह अंदर जा रहा है। अब बाल में एक तो ये सीबम वाली बाल जिस घर में पड़ा होता है बेसिकली, तो उधर एक सेबेशियस ग्लैंड ओपन होती है, लेकिन उससे हमारा इतना काम नहीं है। हमारा काम ज़्यादा इससे है, ये जो एक एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड हमें नज़र आ रही है। ठीक है, और देखें कि एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड कितना नीचे इधर बिल्कुल ये स्किन की लेयर्स है, और नीचे फिर फैट शुरू हो रही है, तो वो कितना उधर लंबी से इसका बस एक डक्ट है जो, तो ये सिक्रीशंस इधर नीचे बनाती है और फिर अपनी सिक्रीशंस इधर से पास आउट करके इधर फिर निकल जाती है, तो ये एक ही एरिया से ये निकल रहा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हेयर फॉलिकल में जाके ओपन हो रहा हो। जैसे ये डायग्राम है, तो इसमें ये अपने से भी मतलब ओपन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हेयर फॉलिकल में जाके ओपन हो। ठीक है, अब ये जो सारी यूनिट है ना कि ये बाल है, 7 बाल की सेबेशियस ग्लैंड है, और एपोक्राइन ग्लैंड भी इधर खुल रही है जो हमारी बेसिकली स्वेट पसीना बनाती है, तो इस पूरे यूनिट को ना पाइलोसेबेशियस यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एरिया हमारा पाइलोसेबेशियस यूनिट हो गया। तो अब ये नॉर्मली है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे होता है। लेकिन जो हिड्रेटिनिटिस सुपरएटिवा है ना, उसमें क्या होता है कि अब देखें ये वही हमारा बाल है, बाल के साथ ये वो जो हमने देखी थी कि सेबेशियस ग्लैंड है एक, और एपोक्राइन ग्लैंड इसने इस डायग्राम में नहीं शो की हुई। ठीक है, लेकिन हम पूरा वही समझेंगे। तो ये नॉर्मल बाल होता है। फिर होता क्या है कि इन लोगों का अब जेनेटिकली यही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, मतलब कि कोई मामा बाबा को हुआ, मतलब कोई जीन्स में मसला होता है, तो उसकी वजह से इन लोगों का ऐसे होता है कि ये जो पूरा हेयर वाली यूनिट है ना, ये इस तरह ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अब ब्लॉक होती है तो ये सारे वो इन्फ्लेमेशन के जितने भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो सारे आ जाते हैं, और ये इधर फिर और काम खराब, यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो इधर बहुत काम ख़राब होता है, और इतना ज़्यादा फिर ये बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, फिर ये फटता है। ठीक है, और सारे जब ये फटता है तो ये हर चीज़ इधर उधर रिलीज़ करा देता है, और सारे इन्फ्लेमेशन वगैरह के सेल्स आ जाते हैं, और फिर वो और काम को ख़राब करते हैं। तो हमने बेसिकली पढ़ा कि था क्या और क्यों होता है, बस ये बस है कि वो बंदा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होता है। और है क्या, हमने देख लिया कि ये एक ऐसा डिजीज़, इसको एक्ने इन्वर्सस भी कहते हैं। बस इस पाइलोसेबेशियस यूनिट ये जो हमने देखी थी, इसकी इन्फ्लेमेशन है बेसिकली। तो ये होता फिर उन एरियाज़ में जहाँ पे आप मतलब ज़्यादा स्वेट वगैरह प्रोड्यूस करते हो। और भी है कि वो वाले एरिया ज़्यादा, एक तो जहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, और वो इंटरट्रेजिनस एरिया। इसका मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पे आपकी स्किन आपस में मिलती है ना, जहाँ पे दो स्किन के फोल्ड आपस में मिलते हैं, जिस तरह हमने बात की कि बटॉक वाला एरिया, आर्म पेट, इस तरह के एरियाज़ में ये ज़्यादा डेवलप होता है। हमने बात आर्म पेट, बट, ग्रॉइन, एनस के इर्द गिर्द आपके ये ज़्यादा डेवलप होता है, और बस जेनेटिकली ही है, इसका कोई कॉज नहीं है, तो कि मामा बाबा को था या जीन में कोई मसला हो गया तो ये बस होता है। ओके, हाँ, फिर इसके कुछ रिस्क फैक्टर वगैरह देखे जाते हैं कि वही के फैमिली में ऐसी हिस्ट्री चल रही थी। फिर अगर वो एक्सेसिव स्वेट करता है वो बंदा, ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि उसको ये डिजीज़ डेवलप हो जाए। या बहुत स्ट्रेस है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ये बहुत देखा जाता है, यानी पीरियड्स के साथ। स्मोकर है तो तब, ओवरवेट है या डायबिटिक है तो तब इन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। तो आप कंट्रोल फिर बेसिकली कैसे है कि वही कि आप स्मोकिंग ना करो, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल गुजारो,
और अब वेट कंट्रोल करो। लेकिन फिर अगर सिंपली लाइफ, कुछ लोगों का बहुत सिवियर डिजीज़ होता है तो उनके लिए फिर आपको यानी क्रीमें लगानी पड़ती हैं एंटीबायोटिक की फॉर्म में, एंटीबायोटिक वाली क्रीमें आपको खानी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक्स। और फिर हमने बात की थी ना कि ये पस वाले जिस तरह दाने बन जाते हैं, तो इस तरह फिर आपको इनको काट के पस को ड्रेन करके, तो इसको कहते हैं एब्सेस की ड्रेनेज वगैरह करना, ये करना पड़ता है। और फिर अगर मतलब बहुत ही वो खड्डे वगैरह बन गए हैं तो इनको फिर आपको सर्जिकली ठीक करना पड़ता है। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं जिसका लिखा हुआ है कि और हाँ, एक और बात, इन लोगों को जब ये मतलब उस जगह पे बनने लगता है ना दाने वगैरह, तो इनको एक थोड़ा सा मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो, लेकिन यूजुअली ऐसे होता है कि ऑलमोस्ट 12 to 48 आवर्स पहले ना इन लोगों को उस जगह पे पेन, बर्निंग, इचिंग वगैरह, ये वहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग, इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं। तो इनको कहते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम, कि अभी वो मसला हुआ नहीं है लेकिन उससे पहले आपको थोड़े सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन ये ऐसा देखा गया है कि इस डिज़ीज़ में ऐसा होता है। ठीक है, फिर हाँ, एक और चीज़ हमें पता हो कि ये STD नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं इस बंदे को टच कर लूँ तो मुझे हो जाएगा, ऐसी भी बिल्कुल भी बात नहीं है। अच्छा, अब हम इसकी ना कुछ बात होती है कि स्टेजिंग, तो हम वो ज़रा देखते हैं। ओके, अब इसकी स्टेजिंग के लिए सिस्टम यूज़ होता है, इसको कहते हैं हर्ली स्टेजिंग सिस्टम। हर्ली एक बंदा था। ठीक है, तो अच्छा, इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली वाली में ये है कि सिर्फ मतलब उसके वो एब्सेस बने हुए हैं, यानी पस वाले दाने उसको बने हुए हैं। ठीक है, और कोई मतलब ना उसको कोई स्कार बने हैं, कोई इस तरह नीचे कम्युनिकेशन खड्डा टाइप नहीं है। स्टेज 2 में फिर अब एब्सेस भी उसको बने हुए हैं और ये देखें उसके खड्डे भी बने हुए हैं। ठीक है, और स्टेज 3 में तो मतलब बहुत डीप खड्डे हैं और बहुत डीप एब्सेसेस हैं और मतलब काफ़ी काम ख़राब है, और ये पूरा मैनी एरियाज़ ऑफ द स्किन को इसने इन्वॉल्व किया होता है। जैसे ये बहुत अच्छी डायग्राम है, तो इसमें देखें सिर्फ बहुत छोटे छोटे एब्सेस थे, इसमें फिर उसे वो डीप फिशर टाइप खड्डे बने हुए हैं, और इसमें तो एब्सेसेस भी हैं, एब्सेसेस से पस निकल रही है और खड्डे बने हुए हैं। ठीक है, और वो इसने दिखाया हुआ है कि आर्म पेट, ब्रेस्ट के नीचे जो एरिया है, ग्रॉइन वाला, ये वो एरियाज़ हैं जो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब जो हम बात ये कर रहे हैं ना कि ये खड्डे बने हुए हैं, तो इसको हम ज़रा देखते हैं कि अच्छा, अब ये वही डायग्राम आ गई। देखें, हमारे बाल वाली पूरी वो यूनिट है कि जिसके साथ मतलब एपोक्राइन ग्लैंड हमने देखी थी कि अंदर वो खुल रही होती है, स्वेट, वो सेबेशियस ग्लैंड अंदर खुल रही थी। तो अब क्या होता है कि आपका हेयर फॉलिकल होता है, ये इसी की अभी वो कि ये डिज़ीज़ कैसे हुआ था वो बात हो रही है फिर से। तो ये हेयर फॉलिकल, ये देखें इधर से ये ब्लॉक होना शुरू हुआ, फिर काफ़ी ज़्यादा इतनी ब्लॉकेज हो जाती है ये कि वो नीचे से पूरा फॉलिकल आपका ये फट जाता है। ठीक है, अब देखें जो ये वाला एरिया कि इतने फॉलिकल्स फटे हुए हैं, ये इन्होंने अब आपस में ऐसा फटा कि अब देखें ये सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए, तो ये बैक्टीरिया आ गए, ये सारी गंदी पस है ये जो ग्रीन ग्रीन है, और मल्टीपल हेयर फॉलिकल आपस में कम्युनिकेट करें, खड्डे बने हुए हैं। तो ये खड्डों को बेसिकली हम फिस्चुला कहते हैं, साइनस कहते हैं। ठीक है, तो अब जब ये वाली स्टेज आ जाती है ना कि इस तरह खड्डे बने हुए हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, और इसके लिए फिर यूजुअली हमें करनी, मतलब ये फिर आम एंटीबायोटिक वगैरह से इसका आराम नहीं आता, तो इसके लिए फिर सर्जरी करनी पड़ती है। उसमें आप सिंपली ये करते हो कि हम इसका ज़रा प्रोसीजर पहले देख लेते हैं, फिर हम डिफ़ाइन करते हैं कि हो क्या रहा है उसमें। ओके, तो इसका वो वाला सर्जरी जिसका मुझे नॉलेज है उसको डी-रूफिंग कहते हैं। कि आप ऊपर से, कि ये पूरा एक खड्डा बना हुआ है ना, तो आप ये जो ऊपर वाला है ना, कि अब देखें इस खड्डे में बार बार इन्फ्लेमेशन होती जाएगी। ठीक है, बार बार बैक्टीरिया आते जाएंगे और ये मसला मतलब बढ़ता जाएगा, बार बार इन्फेक्शन हो रही है, पेशेंट दर्द में है। तो आप ये करते हो कि ये जो अब अंदर नीचे फिस्टुले, ये जो फिस्टुलास बने हुए हैं, साइनस बने हुए हैं और खड्डे, मतलब बेसिकली खड्डे बने हुए हैं, तो आप डी-रूफ कर दो, आप उसकी रूफ उतार दो, तो बस एक फ्लैट एरिया रह गया। ठीक है, तो अब जैसे अब ये उसने मार्क किया हुआ है वहाँ पे जहाँ पे उसको लग रहा था कि अंदर ये खड्डा जा रहा है, साइनसेस जा रहे हैं, साइनस बने हुए हैं, तो उसने उनको मार्क कर दिए, और अब वो, तो इसने उनको मार्क कर दिया हुआ है। अब वो ये इंजेक्शन से उसको इधर उधर सुन कर रहा है ताकि फिर वो अपना सर्जिकल प्रोसीजर कर सके। ठीक है, तो ये देखें, अब वो टीका लगा के इधर उधर सुन कर रहा है उस एरिया में जहाँ पे उसने काम करना है। तो हम इसको फॉरवर्ड स्किप करते हैं। अब वो ना उसमें अपनी नीडल डाल के देखेगा कि ये कितनी दूर तक ये खड्डा जा रहा है। तो उसने नीडल डाली तो ये इधर तक इसका वो फुल खड्डा बना हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे एरिया के उसको पता चल गया कि उसने रूफ उतारनी है बेसिकली। ठीक है, तो ये देखें, अब वो पूरा ऊपर से उसकी इस एरिया की रूफ वो उतार रहा है, वो स्किन को उतार रहा है, पूरे ऊपर से उतार दिया।
ये उसने वो खेड़ दिया। अब वो ड्राई कर रहे हैं उसको, और वो जितना भी अंदर गंद वगैरह था ना उसके, वो उस गंद को क्लीन कर रहे हैं। जितनी भी पस थी, स्कार टिश्यू बना हुआ था, ये सारा क्लीन हो गया। और अब वो उसके ऊपर, ताकि वो ब्लीडिंग वगैरह रुक जाए, तो ये इलेक्ट्रिक कॉटरी से बिज करके ना वो एरिया थोड़ा थोड़ा जला देते हैं, तो ये उन्होंने, ताकि ब्लीडिंग वगैरह ना हो। और अब ये खुद ही एरिया ये हील हो जाएगा। उन्होंने बस रूफ उतार दी, उन्होंने सारा गंद निकाला अंदर से, और तो ऐसे। ठीक है, तो आपके कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता देना। और मेरी नॉलेज का लेकिन मतलब एक्सटेंट इधर ही था, लेकिन कुछ भी आपको ना समझ आया तो आप बता देना, तो आई विल लुक इट अप और मैं आपको बता दूँगी।